टन 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 टन, ये आवाज़ हम लोग जब बचपन थे स्कूल जाते थे तो ये टन 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 आवाज़ सुन के हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। अरे ये तो छुट्टी की घंटी बज गई, छुट्टी के बेल बज गई स्कूल में, और हम लोग चिल्लाते थे छुट्टी हो गई। तो यानी कि वो बेल से हम लोग समझ जाते थे कि ये अब कौन सा क्लास है। यानी 1 टन होता था तो ये पहली पीरियड है, पहली पीरियड की क्लास है। 2 टन बजता था, टन टन, तो दूसरी पीरियड की क्लास। तो इसी तरह टन इसे हम लोग समझते थे। और ये जो आवाज़ है एक जगह बजता था और पूरे स्कूल के जो क्लास होते हैं सब बच्चे को वो बराबर सुनाई दे जाता था। कोई इतने एरिया में वो साउंड फैलता था, वो आवाज़ फैलता था और हम उसे सुन पाते थे। इतने दूर के आवाज़ को एक जगह बैठ के सभी बच्चे सुन पाते थे और ये सभी क्लास के बच्चों के लिए वो आवाज़ जाता था। हम बोल रहे हैं, ये आवाज़ हम सुन पा रहे हैं, या बाहर से कोई भी आवाज़ आता है वो सुन पाते हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं और दूर समझ जाते हैं उस आवाज़ को सुन के कि वहाँ बाहर ऐसा कौन से डायरेक्शन से आवाज़ आ रहा है, कितनी दूर से आवाज़ आ रहा है, सब कुछ हम समझ जाते हैं। और बिना देखे हुए भी हम जैसे आँख बंद किए हुए भी हैं तो हम समझ जाएंगे किस डायरेक्शन से किस चीज़ का आवाज़ है, किधर से आ रहा है, हमारे पीछे से आ रहा है, हमारे ऊपर से आ रहा है। तो मतलब उस आवाज़ किस तरह का आवाज़ है, सब हम आवाज़ को सुन के समझ जाते हैं। तो ये कैसे होता है, हम कैसे इस आवाज़ को हम सुन पाते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम इस साउंड को अपने कान से सुन पाते हैं। तो सुन पाते हैं तो क्या सुन पाते हैं, हमारे कान में आखिर ऐसा क्या जाता है जो हम सुन पाते हैं? तो वही साउंड वेव जाता है। तो यानी साउंड वेव बनता है हमारे एरिया में, इन्वायरमेंट में जो चीज़ हम सुन पाते हैं, जो हम बोल रहे हैं, तो इसका भी साउंड वेव बन रहा है। या जो वो टन 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 या मंदिर में बेल जो बजता है वो दूर दूर तक सुनाई देता है वो आवाज़। तो बहुत दूरों तक वो आवाज़ हम लोग सुन लेंगे कि ये मंदिर में घंटी का आवाज़ बज रहा है। तो ये सब आखिर ये साउंड वेव मतलब क्या है, कैसे हमारे कान तक ये पहुंच जाता है और हमें इतना कुछ बता जाता है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये साउंड वेव क्या है और ये हमारे कानों तक इसको कैसे समझा पाता है, इसके डिस्टेंस को, इसके डायरेक्शन को हम समझ पाते हैं। पहले साउंड वेव को समझते हैं कि ये साउंड वेव आखिर ऐसा क्या बनता है जो हमारे कान में जाता है और उसको हम आवाज़ के फॉर्म में सुन पाते हैं। तो साउंड वेव क्या है? साउंड वेव एक फोर्स है, एक एनर्जी है जो कि किसी भी 2 पार्टिकल्स के टकराने से या प्रेस होने से, दोनों में फ्रिक्शन होता है या कुछ भी, जैसे ये 2 है हैंड तो ये टकराया तो क्या, या दोनों के बीच एक टच हुआ और इसमें कुछ फोर्स लगा इस दोनों के अपोजिट, तो उस अपोजिट जो फोर्स बन के बाहर निकला, एक फोर्स निकला जो उस फोर्स को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो वो कुछ वेव बना। तो ये वेव जो है डिपेंड करेगा कि हम कितने ये हिट कर रहे हैं, कितने दूर से हिट कर रहे हैं, कितने नज़दीक से हिट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वेव बनेगा और इसके अकॉर्डिंग ये वेव बड़ा और छोटा बनेगा। तो मेन हम ये डिपेंड करता है कि एक किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और कितने ज़ोर से उसमें स्ट्राइक हो रहा है। तो ये मेन वेव बनने में डिपेंड, वो जो 2 मटेरियल है कितने ज़ोर से स्ट्राइक किया है या एक दूसरे को प्रेस हो रहा है या हल्का भी जो भी वाइब्रेशन बन रहा है, वो डिपेंड करता है कि कितने हाइट से, कितने डिस्टेंस से, किस बेसिस पे वो स्ट्राइक किया और मटेरियल क्या है, वो जो मीडियम है वो मीडियम क्या है, दोनों मीडियम किस टाइप के हैं, तो उसके अनुसार ये वेव बनता है। पहले समझते हैं कि ये जो साउंड है, साउंड का सोर्स क्या। तो साउंड का सोर्स क्या हो सकता है? जब 2 पार्टिकल्स टकराता है या और जैसे कि दूसरा सोर्स, जब कोई भी 2 पार्टिकल्स टकराता है किसी भी तरह से, डिपेंड करता है वो मटेरियल क्या है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उस तरह से वेव बनेगा। तो यानी 2 कोई भी पार्टिकल्स टकराता है तो वहाँ पे साउंड क्रिएट होता है, यानी कि वहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस होता है और वो डिस्टरबेंस एक फोर्स की तरह निकलता है जो बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम देख नहीं पाते। तो वो फोर्स जो बनता है वो ये एक पार्टिकल्स के टकराने से होता है और एक होता है जो हम लोग बोलते हैं। हमारे बोलने से भी आवाज़, जो एनिमल्स या जो भी हम इंसान हैं,
जो हम बोलते हैं, हमारे अंदर वोकल कॉर्ड होता है, उसके थ्रू क्या होता है, साउंड निकलता है। और वो ये हमारा साउंड जो बनता है, एक हमारे वोकल कॉर्ड में क्या होता है, एक फाइबर जैसा होता है जो गले में यहाँ पे होता है, फेरिंग्स लेरिंग्स होता है, जिससे हम लोग हमेशा सांस जो लेते हैं, सांस ब्रीदिंग जो करते हैं, वही वोकल कॉर्ड के ही थ्रू करते हैं, जो कि हमारे ट्रेकिया में वो बना होता है। ट्रेकिया में वो बना होता है और वहाँ पे वो खुलता है और बंद होता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो वो खुलता है और हमारे लंग्स, ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में वो हवा जाता है, और हम जब छोड़ते हैं तो वो फिर खुलता है। वो जो वोकल कॉर्ड होता है उसके थ्रू एयर पास होता है। तो वहीं उसी वोकल कॉर्ड में क्या होता है, एक पतला सा थ्रेड जैसा बना होता है। तो वो थ्रेड जो है, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, वो थ्रेड फोल्ड होता है, वो अच्छे से टाइट उसमें होता है। और ट्रेकिया में तो वो जब खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, वो हमारे टंग से अटैच होता है। हमारा जो टंग का जो नीचे का जो मसल्स होता है उससे अटैच होता है। तो हमारा टंग आगे पीछे जाता है, तो उसी से वो क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड है उसका जो स्ट्रिंग है वो आगे पीछे होता है, फोल्ड होता है ऐसे ऐसे, और उससे एयर पास होता है। तो जब एयर पास होता है तो उससे, जैसे हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो वो फोर्स एयर के थ्रू वो स्ट्रिंग टकराया, वाइब्रेट किया, और वो फोर्स हमारे बोलने से वो बाहर निकला। और बाहर जब निकला तो उसमें कुछ लेंथ बना, जितने ज़ोर से हम बोलेंगे, जितना मुंह खोलेंगे, उतना लंबा हमारा क्या बनेगा, पिच बनेगा, वो साउंड वेव बनेगा, और वो साउंड वेव हमें सुनाई देगा। तो ये हुआ एक हमारे मीडियम से, हम लोग जैसे भी टकराए या माउथ से बोले तो इस तरह से जो बोले तो इससे कुछ साउंड वेव बना। और फिर दूसरा मीडियम वही, जब मैटर कोई भी टकराता है तो जो मैटर जो टकराता है तो अलग अलग मैटर से अलग अलग उसका वाइब्रेशन बनता है, उसका लेंथ बनता है। वाइब्रेशन फोर्स का जो लेंथ होता है, छोटा बड़ा फोर्स होता है, तो बहुत छोटा अगर उसका लेंथ होगा तो वो हमें नहीं सुनाई देगा। 342 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना लंबा उसका वेव बनेगा। 342 मतलब इतना लंबा वेव बन जाएगा। तो यानी ये जो हम बोल रहे हैं 342 एक सेकेंड में उतना दूर किसी जो भी होगा एक सेकेंड के अंदर में उसको सुनाई देगा। ये रेंज इतना होगा। और जैसे कि अब हमें जो घंटी का आवाज़ सुनाई देता था वो किस पे बजाया जाता था, तांबे के जो होता था, तांबे का एक प्लेट होता था और उस पर ऐसे मारा जाता था तांबे से। तो तांबे का जो स्पीड होता है, तांबे यानी कॉपर का होता है, तो उसका उस पर जो मीडियम बनता है, तांबा और तांबा यानी कॉपर को कॉपर से टकराएंगे तो उसका जो स्पीड होता है 4600 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतना दूर के एरिया को हम सुन सकते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग जब छोटे वाले स्कूल में, मतलब बच्चे वाले स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय वो जो टन टन बजता था तो पूरे एरिया में सुनाई दे जाता था, सबको पता चल जाता था एग्जैक्ट कि अब ये कौन सी पीरियड है, बराबर अच्छे से सुनाई देता था ये। तो ये साउंड वेव इतना लंबा होता था। तब साउंड वेव इतना उसका लंबाई होगा तो इतना दूर तक वो गया तो वो हमें सुनाई दे जाता था। तो ये इस तरह से मीडियम है। वाटर का जो मीडियम है, तो वाटर में अगर कुछ हम कुछ फ्लो करते हैं साउंड को किसी चीज़ के माध्यम से, तो वाटर में जो वो जाएगा, तो वाटर यानी वाटर का मॉलिक्यूल किसी अलग चीज़ से, कोई भी स्टोन से टकराया या किसी चीज़ से वाइब्रेशन हुआ या वाटर ही वाइब्रेशन हुआ, तो वो जो होगा 1481 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना लेंथ तक वो फैल जाएगा। मतलब साउंड वेव जो बनेगा उतना लंबा बनेगा। तो वहाँ उतने दूरी तक जो भी होगा उसको ये कंपन जो है, ये वाइब्रेशन के फॉर्म में जाता है वो, तो वो सुनाई देगा। यानी इसका लेंथ इतना लंबा हो जाएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी इतना लंबा होगा। लेंथ पूरा फ्रीक्वेंसी होता है जिसमें कि वेव बनता है ऐसे ऐसे। तो एक वेवलेंथ क्या हो गया, एक फ्रीक्वेंसी हुआ, और वो जितना गया
उतना उसमें फ्रिक्वेंसी होगा, मतलब उतना वेवलेंथ उसमें बन के उतना लंबा वेवलेंथ बना होगा, उसमें फ्रिक्वेंसी का नंबर उतना होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये साउंड वेव है जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर साउंड वेव जो होता है बड़ा छोटा होता है। तो ये एक क्या है, एक फोर्स है। तो ये साउंड वेव हो। साउंड वेव को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? साउंड वेव जो है हर्ट्ज में मेज़र होता है, जो कि एक वेव जो बनता है, जो भी साउंड का जो लेंथ है, साउंड जो फोर्स का जो फोर्स है, तो उसका एक वेव लेंथ हुआ, एक वेव जो बना पूरा कंप्लीट, तो वो एक सेकेंड में कितना बना, वही हर्ट्ज होता है। तो एक हर्ट्ज जो होगा, एक वेवलेंथ, तो वो उतना छोटा साइज हमें नहीं सुनाई देगा, वो बहुत ही हल्का है, जैसे कि एकदम टच हुआ, यहाँ भी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी निकला, लेकिन ये हम फील नहीं कर पाए क्योंकि ये हमें सुनाई नहीं दिया। यहाँ ऐसे टच होने पे भी कुछ ना कुछ 1 हर्ट्ज का कुछ निकला होगा जो हम नहीं सुन पाए। पहले साउंड में भी स्पेक्ट्रम होता है, यानी साउंड का जो फोर्स होता है कि उसके साइज के अनुसार इसको बांटा गया है एक स्पेक्ट्रम में। जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होता है, तो उसी तरह साउंड वेव का भी स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें कि अल्ट्रा साउंड वेव होता है, फिर एक एक्वास्टिक साउंड वेव होता है जो हम सुन पाते हैं, जो वो ऑडिबल साउंड होता है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड साउंड वेव। तो इस तरह से बटा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें साउंड का क्वालिटी बताता है, साउंड कितने हर्ट्ज का है, कितना छोटा साउंड है, यानी इसमें कितना बड़ा फोर्स है, कितना बड़ा वेवलेंथ है, वेवलेंथ के डिस्टेंस को बताता है। इंफ्रासाउंड जो होता है ये सबसे छोटा होता है, ये 0.1 हर्ट्ज से करीबन 20 हर्ट्ज तक जो होता है, ये इंफ्रारेड में आता है। तो ये वाला जो साउंड होता है हमारे कान तक नहीं पहुंच पाता है। अगर ये है, जैसे ये साउंड हुआ, तो ये क्या है, हमारे कान तक नहीं पहुंच पाएगा। ये साउंड हुआ, तो ये क्या है, हम सुन पा रहे हैं, यानी कि ये 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है, यानी ये ऑडिबल साउंड है, जो ये यहाँ पे बजा और यहाँ से जो फोर्स निकला यहाँ तक गया और थोड़ा दूर तक भी जाएगा ये। तो इसी को जोर से करेंगे तो इसका और बड़ा बनेगा। जैसे कि जो ऑडिबल साउंड होती है, कॉस्टिक साउंड जो होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज साउंड होता है। तो इतने का जो रेंज होता है मेनली ऑडिबल होता है, इसे हम सुन पाते हैं। और उसके बाद इससे ज़्यादा का जो आता है अल्ट्रा साउंड वेव जो होता है, वो इससे ज़्यादा वाला साउंड होता है, जो कि 20 किलो हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज के बीच में आता है। अल्ट्रा साउंड वेव जो है इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसका स्पीड भी फास्ट है, ये ज़्यादा स्पीड में जाएगा। तो इस तरह से क्या है ये। और जैसे कि जो ऑडिबल साउंड है उसका स्पीड थोड़ा कम है इसके कंपेयर, और जो इंफ्रारेड साउंड है उसका स्पीड एकदम ही कम है, वो एकदम स्लो है, उसका जो फ्रीक्वेंसी बनेगा बहुत, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत नीचा रहेगा, ऊपर ऊपर तक नहीं जाएगा, वो नीचे नीचे एम्पलीट्यूड बनेगा। और जैसे ऑडिबल है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा बनेगा और थोड़ा दूर तक जाएगा, उसका फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसीलिए वो दूर तक जाएगा। उसके बाद से जो ये अल्ट्रा साउंड वेव जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा फोर्स है इसमें, तो उसका और हाई एम्पलीट्यूड बनेगा और वो बहुत और आगे तक जाएगा, उसका वेवलेंथ लंबा बनेगा। तो इस तरह से क्या है कि ये साउंड का वेवलेंथ है और ये फोर्स है, जो कि हम इस वेवलेंथ को ये वेवलेंथ हमारे कान तक आता है, ऑडिबल वेवलेंथ 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज का जो साउंड वेव होता है वही हमारा जो है, हमारा वाइब है, हमारे ईयर में जाता है, उसको वो रीड कर पाता है और उसको मैनिपुलेट कर पाता है हमारे ब्रेन से, जो कि हम सुन पाते हैं। तो मेनली ये साउंड वेव है। साउंड वेव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से हल्का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो थोड़ा भारी होता है और स्पीड में होता है, और साउंड वेव का स्पीड स्लो होता है। तो मेन ये डिफरेंस होता है। जैसे कि ऐसा हम बोलते हैं कि वैक्यूम में साउंड वेव हम नहीं सुन पाते हैं, आवाज़ नहीं सुन पाते हैं,
तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो आराम से वो रन कर रहा है, लेकिन वो भी एक फोर्स ही है, वो भी दोनों फोर्स ही है। वो अलग फोर्स है, ये अलग फोर्स है, रेडिएशन है। तो वो ट्रैवल कर पाता है, लेकिन साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाता। तो साउंड वेव तो एक हल्का है जिसे कि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, दो पार्टिकल्स के टकराव से वो क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। तो वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में कुछ वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है, या वैक्यूम यानी वैक्यूम में हम कहाँ तक हमारे अर्थ से लोग जा पाए हैं, वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए हैं। तो वहाँ पे क्या देखते हैं, आदमी खुद नहीं खड़ा हो पाता, वो फ्लो कर रहा होता है। यानी कि वो अर्थ पे हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, एक हमें पकड़ा हुआ है। अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें बांधे हुए है। तो हम जो भी काम करते हैं तो उसमें डबल होता है, जितना मेरा फोर्स है उससे डबल एक्ट हम कर पाते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में जितना वजन है अब कर रहे हैं तो उससे डबल एक्ट हो रहा है, क्योंकि एक फोर्स जो है हमें एडिशनल अर्थ का मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा है। लेकिन स्पेस पे क्या होता है, हम जब कुछ एक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो है हम फोर्स, हमारे फोर्स में आधा हो जाता है। आधा क्योंकि एक फोर्स जो हमें अर्थ से मिल रहा था वो चीज़ हमें नहीं मिल पाता, और हम उतने प्रेशर से वो नहीं फोर्स नहीं लगा पाते, तो हमारे कान तक वो आवाज़ पहुँच ही नहीं पाता। हालांकि वो बन रहा है, लेकिन वो ऐसा बन रहा है, इतना छोटा फोर्स बन रहा है, वो माइन्यूट फोर्स बन रहा है जो कि हम नहीं सुन पाते हैं। तो मेन ये रीज़न होता है कि स्पेस पे जैसे होता है कि आवाज़ क्यों नहीं बनता है भाई, हमारा फोर्स क्यों छोटा हो जाता है। और दूसरा जैसे कि हम बिजली का आवाज़ कितने दूर से वो आता है और हम सुन लेते हैं उसका, यानी कि इतना हाई स्पीड में और हाई उसका जो टकराहट होता होगा वो बहुत हाई में होता है। और क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई बनता है, फ्रिक्वेंसी, और वो स्पीड इतना ज़्यादा रहता है कि वो हमारे कान तक आ जाता है। यानी कि वो कितना, करीबन 20 किलोमीटर, 20 से 15 किलोमीटर के दूरी में वो बनता है बिजली, और वो हम बड़े आराम से सुन पाते हैं। नीचे आते आते ऊपर वाला आवाज़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में होगा जो हमारे कान तक नहीं जाएगा, लेकिन वो वही नीचे आते आते वो हमारे फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाता है हमारे, तो वो हम सुन पाते हैं और बहुत अच्छा खासा आवाज़ सुनाई देता है। तो मेन इस तरह से साउंड बनता है, और हम साउंड को सुनते हैं और उस साउंड को पहचान पाते भी हैं कि किस तरह का साउंड है। तो साउंड मेनली यही है। अब हम देखते हैं कि अब हम इस को सुन कैसे पाते हैं। हमारे तक ये आवाज़ हमारे कानों में जो जाता है, तो हमारा कान में ऐसा क्या फंक्शन है कि जो इस वाइब्रेशन को वो हमारे कान में एक्सेप्ट करता है, और हम एक आवाज़ की तरह समझ पाते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में हर तरह से समझ पाते हैं। हम आवाज़ को, साउंड को कैसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो ईयर के थ्रू, कान के थ्रू कर पाते हैं। तो अब हम कान के फंक्शन को समझते हैं। तो पहले कान, ईयर के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ईयर का जो स्ट्रक्चर बाहर 3 लेयर में होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। तो आउटर लेयर तो हम लोग सब देख ही रहे हैं, आउटर लेयर का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो आउटर लेयर एक छोटा सा होल होता है, और होल के बाहर से पीना, जो ये सब जो स्ट्रक्चर बना होता है, तो ये बहुत हेल्प करता है। ये क्या है, हम देख रहे हैं कि राउंड सर्कल में बना होता है। तो ये क्या करता है, ये एंटीना की तरह वेव को कैच करता है। ये एंटीना का काम करता है, जो कि हर डायरेक्शन में, हमें जो साउंड सुनते हैं हम 3D डायमेंशन में सुनते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है, जैसे कि अगर इधर से आ रहा है तो अपर का डायरेक्शन दिखाएगा, सब डायरेक्शन को वो लेगा दोनों कान के थ्रू। तो वो जब जो ये वेव है क्या है, ये वो ट्रैप हो जाता है जब कोई होल में जाता है, तो उसको ट्रैप की तरह ये हमारे कान क्या है, उसको ट्रैप कर लेता है वेव को। और ये वेव उस हमारे कान, ईयर में जाता है, और वहाँ पे जैसे आउटर लेयर जो होता है, मिडिल लेयर में एक लगा होता है जिसे ईयर ड्रम बोलते हैं। जो है मिडिल लेयर में एक ईयर ड्रम में होता है, वो कवर करता है। ये जो हमारा छोटा सा जो छेद है
वो अंदर जाके उसको कवर कर देता है। तो बाहर का चीज़ जो हम जो भी डालते हैं, जैसे ईयर ड्रॉप वगैरह डालते हैं, तो क्या है हमारे अंदर तक नहीं जाता है। वो कुछ देर के बाद हम ऐसे करेंगे तो क्या वो बाहर आ जाता है। तो ये जो ईयर ड्रम है ये एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है जो बहुत ही पतला होता है, बहुत उसमें जैसे एक टाइट प्लास्टिक जैसा कुछ होता है, वैसा कुछ मटेरियल होता है, जो कि वो भी एक सर्कल में घुमा होता है, ऐसे गहराई लेके एक जैसे कि 3D अंदर धंसा हुआ रहेगा पॉइंट, और बाहर से ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहेगा, और जिस वो अलग अलग एंगल से उसमें बना होगा, जिससे कि वो हर एंगल को डिसाइड कर पाएगा कि किस डायरेक्शन से आ रहा है, और वो वेव उसी एंगल के डायरेक्शन में उसको हिट करेगा, यानी कि वाइब्रेट करेगा, उसी डायरेक्शन में ज़्यादा हिट करेगा। ऊपर से आ रहा है तो वो जो है ऊपर की तरफ वाइब्रेट करेगा, नीचे से आ रहा है तो नीचे की तरफ वाइब्रेट करेगा। अगर पूरा ऐसे आ रहा है तो पूरे सर्कल में वो हिट करेगा। तो इस तरह से क्या है, वो ईयर ड्रम यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बहुत ही नाजुक होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। और उसके बाद ये जोड़ता है मिडिल लेयर, ये बाउंड्री हो गया आउटर लेयर और मिडिल लेयर का। तो यहाँ से मिडिल लेयर में जो होता है एक हैमर की तरह होता है, 3 पार्ट होता है उसका। वो हैमर जो होता है वो अटैच होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, जो कि वहाँ पे वो नॉक होता है। और तो ये जो 3 पार्ट होता है, मेलियस जो होता है वो अटैच होता है ईयर ड्रम से, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है, और वो जिस डायरेक्शन से वाइब्रेट हुआ है उस डायरेक्शन से वो फिर ये अटैच होता है इनकस दूसरा पार्ट होता है, यही हैमर से अटैच होता है। इनकस से वाइब्रेट करते हुए लास्ट जो तीसरा जो पार्ट होता है स्टेप्स होता है। तो ये जो स्टेप जो होता है वो सर्कल नुमा होता है, वो सर्कल नुमा होता है और उस वाइब्रेशन को उसी डायरेक्शन से मैच करता है, और उस जिस डायरेक्शन में वो हुआ है, ऊपर से हुआ है नीचे से हुआ है, उस डायरेक्शन से मैच करके उसको फिर वो इनर लेयर में ट्रांसफ़र करता है। इनर लेयर में ये अटैच होता है ओवल विंडो से। ओवल विंडो भी सर्कल नुमा अंदर बना होता है, जो कि ये इनर लेयर में चला जाता है, यानी हमारे इनर ईयर जो होता है, इनर ईयर का पार्ट। तो मिडिल लेयर जो है ये स्टेप से जो है बॉर्डर हो गया, जो कि इनर लेयर को जोड़ता है ओवल विंडो से। तो ये मिडिल लेयर का फंक्शन ख़त्म हो गया। मिडिल लेयर वही है, वाइब्रेशन को कैरी करके ले जाता है इनर लेयर तक। तो ये सेम वाइब्रेशन जाता है, जो वाइब्रेशन आया है डायरेक्शन के साथ वो वहाँ फिल कराता है। अब हम समझते हैं इनर लेयर के स्ट्रक्चर को। अब जो फंक्शन है ये जो साउंड वेव है, अब ये साउंड वेव हमारा ट्रांसफ़र होगा इनर लेयर में, जो कि वहाँ पे अब सारा मैकेनिज़्म होगा जो हमारे ब्रेन तक ये जाएगा, और हम उसको उस वाइब्रेट को हम आवाज़ के फॉर्म में समझ पाएंगे। तो अब हम ईयर का जो इनर लेयर है उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले, तब उसके फंक्शन को समझेंगे कि कैसे वो कैच करता है वाइब्रेशन को। तो मेन इनर लेयर में 2 चीज़ होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम और कोक्लिया। तो ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम है ये क्या होता है, हमारे फेस, आई, बॉडी लैंग्वेज जो होता है उसके मूवमेंट को ये मेज़र करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है उसके मूवमेंट में, और बैलेंस बनाता है। और कोक्लिया जो होता है, कोक्लिया मेन हमारे लिसनिंग के लिए, हियरिंग के लिए होता है, सुनने के लिए होता है। तो ये दोनों अलग अलग है और दोनों का तालमेल बैठता है तो जाके हमारा जो हियरिंग पावर है वो सही होता है। तो पहले समझ लेते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम में क्या होता है। तो वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है उसमें ट्यूब जैसा बना होता है। 2 ट्यूब जो होता है वो मेनली अटैच होता है 90 डिग्री के एंगल पे, एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे ऐसे इस तरह से अटैच होता है, और एक ट्यूब जो होता है पीछे से ऐसे आया होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और 2 ट्यूब ये तीनों के अलावा नीचे की तरफ से गया होता है। तो मैंने ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में फ्लूइड भरा होता है।
तो ये जो फ्लूइड जो भरा होता है, मैंने यही फ्लूइड मैनेज करता है हमारे हेड के मूवमेंट को, हमारे हेड जो मूव कर रहा है चारों तरफ, मेन इसको कंट्रोल करता है। मेनली यही हमारे हेड के मूवमेंट को ये सारा किस तरह से है, तो उसमें जो फ्लूइड इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, जैसे इधर है तो हम इधर कर रहे हैं तो ये वाला फ्लूइड थोड़ा नीचे आ जाएगा, या ऐसे कर रहे हैं तो उसमें का फ्लूइड ऊपर नीचे होता है। तो मेनली इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ये वेस्टिबुलर सिस्टम जो है ये 5 ऑर्गन में बटा हुआ होता है, जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, और हियरिंग में भी, हियर में जो पोजीशन होता है, डायरेक्शन होता है, उसको बताने में ये हेल्प करता है। तो मेनली इतना हेल्प करता है ये। अब हम आते हैं कोक्लिया में। देखिए ये कोक्लिया का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो कोक्लिया जो होता है ये इनर लेयर में है, ये सब सारे सब क्या है, ईयर के इनर लेयर का पार्ट है ये। तो यहाँ पे क्या है, ये किससे मिडिल लेयर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, स्टेप से जुड़ा हुआ है, जो कि स्टेप और ये जो ओवल विंडो है ये जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे वाइब्रेशन अभी है, रुका हुआ है, आगे वो प्रोसेस में पता चलेगा कि वो वाइब्रेशन कैसे जाता है। तो ये हो गया ओवल विंडो। ओवल विंडो के नीचे जस्ट होता है राउंड विंडो। तो राउंड विंडो और ये दोनों जो विंडो होता है ये अटैच होता है कोक्लिया से। कोक्लिया पूरे कोक्लिया से अटैच होता है, जो कि वो राउंड शेप में होता है। स्नेल जो होता है, स्नेल के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि वो 3D जैसा होता है लुक, तो वो स्नेल लुक देता है और वो पूरा वो ऐसे राउंड बन जाता है। तो इस राउंड में ये जो है विंडो भी लगा हुआ है और इस तरह से बना हुआ है। तो ये जो है ये कोक्लिया के अंदर होता है एक मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन, तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो होता है ये मेन होता है। इसी में सारा जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, जो 7 फ्रीक्वेंसी जो होता है, यानी 7 स्वर भी बोलते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, इस तरह से होता है। तो 7 स्वर इसमें अटैच होता है कि वो वाइब्रेशन जो मैच करता है, उतने तरह का वाइब्रेशन, उतने तक का वो आवाज़ में हमें सुनाई देता है। जो कि जो सबसे बेसिलर मेम्ब्रेन के सबसे स्टार्टिंग जो इंक्रीज से लो की तरफ जाता है। तो सबसे पहले होता है 1600 हर्ट्ज का जो साउंड वेव होता है वो होता है, वहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो दूसरा आता है वो होता है 800 हर्ट्ज का, फिर उसके आगे जो होता है 400 हर्ट्ज का, फिर 200 हर्ट्ज का, 100 हर्ट्ज, फिर 50 हर्ट्ज, फिर 25 हर्ट्ज। तो इस तरह से 7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अलग अलग बटे होते हैं। तो 1600 हर्ट्ज है तो क्या बताएगा, इसका पिच ज़्यादा है। फिर आगे जैसे जैसे है तो उसका पिच वैसे वैसे लंबा घिसते जाएगा। जैसे 3 है तो उसमें एक का जो पिच बनेगा बहुत हाई करके बनेगा, फिर दूसरे का थोड़ा धीरे धीरे बनेगा, फिर मतलब धीरे धीरे छोटा स्ट्रॉन्ग से वीक फोर्स बनता जाएगा, वेव बनता जाएगा। तो इस तरह से इसमें बना हुआ है कि इसमें बेसिलर मेम्ब्रेन में। तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन हो गया। और बेसिलर मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसको 2 पार्ट में बांट देता है। ऊपर की तरफ जो होता है, नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ जो बनेगा वो स्केला वेस्टिबुल का बनेगा, जिसमें कि लिक्विड होता है। कोक्लिया का पार्ट होता है, लिक्विड होता है। फिर इधर नीचे की तरफ जो बांटेगा वो बांटेगा स्केला टिम्पेनिक। तो वो भी क्या है, वो फ्लूइड ही है। फ्लूइड के अंदर क्या है, वो बेसिलर मेम्ब्रेन है और वो बीच में है और उसके ऊपर दोनों में बांट दिया है। और इसी फ्लूइड में क्या है, वो हमारा जो स्टेप्स जो है वो ओवल विंडो से अटैच है। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये जो बेसिलर जो है जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी है, उसी के ऊपर क्या है, ये साउंड रिसेप्टर सेल्स लगे होते हैं। तो ये जो साउंड रिसेप्टर सेल होते हैं वही जैसे इस वाइब्रेशन को कैच करते हैं और उससे क्या होता है, ये जो साउंड रिसेप्टर सेल्स उस वाइब्रेशन को वो लेते हैं और इस वेव को वो इलेक्ट्रिक सिग्नल या नर्व सिग्नल में चेंज करके हमारे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, जो कि हम उसे बड़े ही आराम से सुन पाते हैं। इनर लेयर जो ईयर होता है तो उसमें एक और अटैचमेंट होता है जो हमारे इंटरनल बॉडी को जोड़ता है।
यानी कि उसमें एक और ट्यूब लगा होता है जो कि हमारा जो ओवल विंडो है, ओवल विंडो के जस्ट नीचे से गया होता है, जो कि हमारे नेक तक आता है। वो हमारे नेक एसोफेगस जो होता है, वोकल कॉर्ड होता है, वहाँ से अटैच होता है। तो यहाँ पे इसका क्या फंडा है, ये हमारे इंटरनल बॉडी का जो भी आवाज़ होता है हम बड़े ही आराम से सुन पाते हैं। बाहर से कोई फ्रिक्वेंसी नहीं, हम कान बंद करेंगे भी तो वो सुन लेंगे। क्या होता है, हमारा वो थर्ड ईयर होता है। थर्ड जैसे कि हमारा थर्ड आई होता है, तो उसी तरह ये थर्ड ईयर होता है, जो कि हम मन में भी बात करते हैं तो सारा बात हम सुनते हैं। उसका तो कोई वेव हमारे कान में आता नहीं, लेकिन हम मन में बुदबुदाते हैं तो वो कहाँ से सुनाई देता है। तो वो हम जब मन में बुदबुदाते हैं, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमारे वोकल कॉर्ड में वो वाइब्रेट होता है, यानी वो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, वो इंटरनल साउंड वेव होता है, जो कि वो हमारे, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेचियन ट्यूब, जो कि हमारे नेक के थ्रू वो ईयर के पास उस इनर लेयर में जुड़ा होता है। मेनली ये इनर लेयर से नहीं, ये जो होता है इनर लेयर से सटा जो मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर में लिंक हो जाता है। और मिडिल लेयर में जो स्टेप होता है उसको वो नॉक करता है स्टेप, तो इसका वाइब्रेशन भी क्या होता है, स्टेप के थ्रू ओवल विंडो में जाता है। और सेम टू सेम हम जब मन में जो भी बात करते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारे अंदर का फ्रिक्वेंसी हमारे उसमें मैच करा देता है। तो इस तरह से हम अपने अंदर मन की बात को, मन की बात जो होती है हम मन में ही करते हैं, मन में ही बुदबुदाते हैं, और हमारा हर एक जो हार्ट बीट होता है, जो भी होता है, उससे जो आवाज़ बनता है वो सब हम सुन पाते हैं। किसके बदौलत, यही स्ट्रेचियन ट्यूब के कारण हम इस चीज़ को सुन पाते हैं। तो ये हमारा क्या है, थर्ड ईयर है। तो अब हो गया, ये कहाँ गया, अब सबका वही है, उसी तरह फ्रिक्वेंसी में सुनाई देगा। कैसे, जो कि हमारा जो जा रहा है वाइब्रेशन उसके थ्रू सुनाई देगा, यानी ओवल विंडो से जो हमारा वाइब्रेशन जो कैच हुआ, वो वाइब्रेशन क्या करेगा, अब इसमें जो फ्लूइड है, ये जो कोक्लिया के अंदर जो दो लेयर बट गया, स्केला वेस्टिबुल और स्टेला टिम्पेनी, तो उस दोनों में जो फ्लूइड है, अब ये उस फ्लूइड और वो फ्लूइड टकराएगा। ये जो इसका जो सर्कल नुमा है, तो उसमें जिस एंगल से, जिस डायरेक्शन से, नीचे से है या ऊपर से है, उस एंगल से वो उसमें वाइब्रेट करेगा। और वो जो उसमें जो वाइब्रेट होगा, ये जो वो जो फ्लूइड उसी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट होगा, जैसे कि बाहर से जो वेव आया, तो उसी फ्रिक्वेंसी में वो उसी डायरेक्शन से वाइब्रेट होगा। और वो वाइब्रेट जो है, वो जो हो रहा है, वो सीधे वेसिलर मेम्ब्रेन जो है उसको वाइब्रेट करा देगा। और वो भी 3 डायमेंशन में है। वो जो वेसिलर मेम्ब्रेन है उसका भी 3 डायमेंशन है, उसके अंदर है। तो उसी डायमेंशन, अगर नीचे की तरफ से आवाज़ आया तो उसमें नीचे की तरफ से वाइब्रेशन आएगा, अगर ऊपर की तरफ से है तो ऊपर की तरफ से वाइब्रेशन। तो मतलब इसमें डायमेंशन के फॉर्म में जैसे हमें सुनाई दे रहा है, उसी वाइब्रेशन से क्या है, वेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा। और ये जो और जिस फ्रिक्वेंसी से आया, यानी जिस पिच से आया है, जिस स्वर में आया, जैसे कि 1600 हर्ट्ज का है, तो वहाँ पे वैसे वाइब्रेशन करते हुए 1600 पिच में कितना फ्रिक्वेंसी का आया है, कम का आया है तो कम में वाइब्रेट करेगा। फिर आगे कितना किया है, जैसे जिस तरह से आवाज़ होगा उस तरह से वाइब्रेट। अगर वीडियो के फॉर्म में यानी कोई आदमी चलते हुए जा रहा है तो उसका बराबर उस तरह से चलते हुए बनते रहेगा, कि लगेगा कोई चल रहा है, कुछ इस तरह से फ्रिक्वेंसी आते रहेगा। जैसे हम लगातार बोल रहे हैं तो उसका लगातार फ्रिक्वेंसी उसमें बनेगा, किसमें, बेसिलर मेम्ब्रेन में। तो इस तरह से बनेगा। तो अब बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगा हुआ है, साउंड रिसेप्टर सेल्स लगा हुआ है। तो ये अब साउंड रिसेप्टर सेल्स क्या है, जैसे ही बेसिलर मेम्ब्रेन जिस फ्रिक्वेंसी में वो वाइब्रेट करेगा, उस फ्रिक्वेंसी को वो कैच करेगा, ये जो साउंड रिसेप्टर सेल्स होता है। तो वो जो साउंड रिसेप्टर सेल्स जस्ट वेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो वेसिलर मेम्ब्रेन क्या है, 2 तरह से ऐसे फोल्ड है। तो एक ऊपर है साउंड रिसेप्टर सेल्स, और एक नीचे की तरफ है। तो ये क्या है, पूरा एक सर्कल नुमा बन गया है, जो कि पूरा एक 3D साउंड वेव क्रिएट करेगा डायरेक्शन के साथ। तो अब यहाँ पे जो ये
ये जो साउंड रिसेप्टर सेल होता है 2 टाइप का होता है। तो साउंड रिसेप्टर सेल्स जो होता है ये मेनली जो इसका जो जगह पोजीशन होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है उसके अंदर ये रिसेप्टर उस एरिया में रिसेप्टर्स लगे होते हैं। और ये रिसेप्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एक कोन शेप के होते हैं, गोल होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, गोलाई में होते हैं और छोटे होते हैं। और एक का जो शेप होता है थोड़ा लंबा नुमा होता है, जैसे कैसे बोलते हैं घड़ा, और घड़ा है एक सुराहीदार है, तो उसी तरह का इसमें भी अंतर है। तो घड़ा में बोलते हैं ना घड़ा जैसा आवाज़, मोटा आवाज़। तो ये जो है ये जो घड़ा वाला है ये इसको इनर साउंड रिसेप्टर सेल बोलेंगे कि ये पहले जुड़ा होता है, ऐसे आगे की तरफ होता है। और ये जो लंबा कोन शेप में बना होता है वो पीछे की तरफ होता है और उसमें लेयर बहुत होते हैं, 3 लेयर में बटा होता है, 3 रो में होता है ये जो आउटर साउंड रिसेप्टर सेल होते हैं। और आगे की तरफ जो होता है वो मेनली मिक्सी होता है और वो एक रो में होता है। तो इस सेल को जो साउंड रिसेप्टर सेल्स है हेयर सेल्स बोलते हैं। तो हेयर सेल 1 जो इनर वाला होता है, हेयर सेल 2 जो आउटर वाला होता है। तो इनर वाला होता है तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छा, मतलब उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है थोड़ा मोटा मोटा होता है, ज़्यादा हाई लेवल हाई पिच का नहीं होता है। और यहीं पे वो जो सेकेंड हेयर सेल्स होता है पीछे वाला जो होता है जो लंबा होता है उसमें थोड़ा हाई पिच होता है, छोटा छोटा फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बनाता है। तो वो ज़्यादा मतलब हाई पिच और सुरीला आवाज़ होता है और ये थोड़ा मोटा आवाज़ होता है, यही अंतर होता है दोनों में। तो ये दोनों क्या करते हैं, तो ये साउंड वेव को लेते हैं और ये साउंड वेव को चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी जो हमारा नर्व जो जिस नर्व सिग्नल में इस साउंड को चेंज कर देते हैं। तो अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। तो पहले इस सेल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो मेनली सेल तो 2 टाइप का है। तो टाइप इसलिए कि इसमें क्या है, एक थोड़ा हाई पिच को जनरेट करता है, अच्छा पिच आवाज़ को अच्छा करता है, सुरीला बनाता है, और एक जो है थोड़ा मोटा मोटा आवाज़ को है उसको लेता है। तो ये जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, हेयर सेल का स्ट्रक्चर होता है, क्या है कि ये जो पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं तो इसमें 2 टाइप का हेयर होता है। एक ही सेल में 2 टाइप का हेयर होता है, एक स्टेरोसिलिया होता है और एक कीनोसिलिया होता है। तो स्टेरोसिलिया जो होता है बहुत ही छोटा 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 होता है, बहुत सारा होता है, बहुत सारे इसमें ट्यूबल्स जैसा बना होता है। एक लंबा सा वो जो होगा वो कीनोसिलिया होगा। तो ये कीनोसिलिया और ये स्टेरोसिलिया है। मेन इसी दोनों के बीच जो फंक्शन होता है जिससे कि वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये क्या होता है, जब ये जो मेम्ब्रेन है बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेट होता है तो ये जो सिलिया है स्टेरोसिलिया ये बहुत ही छोटे छोटे फिलामेंट की तरह होते हैं, जो कि जैसे छोटे छोटे हम नॉर्मल तौर पे ग्रास वगैरह जो देखते हैं कैसे एकदम हल्का सा होता है, तो ये भी इतने छोटे में बहुत हल्का होता है। तो थोड़ा सा जो बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हुआ उसी फ्रिक्वेंसी में ये भी हिलने लगते हैं। तो ये जो इसका जो ये हाइट होता है ये मेनली ये पोलराइज होते हैं, ऊपर से पॉजिटिव होते हैं, इस पोलर फॉर्म में होते हैं, ऊपर पॉजिटिव और नीचे के एंड की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है इसका। इस तरह से ये पोलराइज होते हैं, इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है इस तरह से ये पोलराइज होता है, जैसे कि ऊपर से ये पॉजिटिव और नीचे से नेगेटिव होता है। तो अब क्या होता है, अब जैसे ही ये इसमें वाइब्रेशन होने लगता है तो ये जिस डायरेक्शन से वाइब्रेशन होता है उस तरफ से वो फोल्ड होने लगते हैं और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव की तरह से वो वाइब्रेट होते हैं और उस तरह से वो सारे जो इसमें होते हैं एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं एक तरफ, जो कि वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि अगर ऊपर की तरफ आएगा तो अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये सारे जो हैं नीचे वाले ऊपर और ऊपर सब ऊपर की तरफ वाइब्रेट करने लगेंगे। और जैसे कि मेन ये जो वाइब्रेट जिस डायरेक्शन में करेंगे तो उसी डायरेक्शन में ये जो है ये भी वाइब्रेट करने लगेगा, क्योंकि ये दोनों में सिंक्रोनाइज होता है। और ये जो कीनोसिलिया है इसके अंदर जो होता है फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, जैसे जैसे ये वाइब्रेट करेगा जिस डायरेक्शन में
इसका भी वही होगा। तो इसके अंदर ऐसा क्या फंक्शन है, तो मेन यही जो है इसके अंदर जो वाइब्रेशन होगा, ये जो वाइब्रेट किया तो क्या हुआ, इसमें बहुत सारे केमिकल चेंज आए। तो इसमें जो केमिकल चेंज आएंगे एस्ट्रोसिलिया में, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है, आयंस वगैरह है, वो सिक्रेट होने लगेगा, और निगेटिव आयन जैसे पोटेशियम का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन बढ़ेगा, और सोडियम आयन जो है उसका चैनल ओपन होगा। तो इस तरह से ये फंक्शन करेगा। और ये जो वाइब्रेट है इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर केनोसिलिया के अंदर एक सर्कल नुमा रेडियल स्पोक होता है, जिसमें कि आउटर डायनिस आर्म लगे होते हैं। तो ये जो होता है मेन यही होता है, यही जो सर्कल नुमा जो रेडियल स्पोक होता है यही कैच करता है डायरेक्शन को। और तो ये कैसे कैच करता है, तो इसके अंदर जो होता है ये जो होता है कैनोनिन में मेन एक्सोनीम होता है, और उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 9:2 के फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर बना होता है। यानी कि ये जो सर्कल है ऐसे इस तरह से है, तो ऐसे गोल 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 सर्कल है, नीचे की तरफ से सर्कल है उसमें। तो वो जो सर्कल है उसमें उसके सेंटर में जो है, सेंटर में 2 सर्कल बने होते हैं जो कि एक ट्यूब्यूल से जुड़े होते हैं, और चारों तरफ जो होता है उसमें 9 सर्कल जुड़े होते हैं पेयर में, एक जगह 2-2-2 इस तरह से होगा, यानी 45 डिग्री के एंगल से बने होते हैं, और उसमें उस पोजीशन पे रहते हैं। और क्या होता है इसमें 2-2 ट्यूब्यूल, 2 सर्कल जो है एक ट्यूब्यूल से जुड़ा होता है, 9 ट्यूब्यूल से ये 9 जुड़े होते हैं, तो इस पोजीशन में होता है। और ये जो 9 जो में पेयर में जो भी सर्कल होते हैं उसमें एक आर्म नुमा बना होता है, आउटर डायनिम आर्म होता है, उसमें एक हल्का सा लगा होता है। तो जब क्या होता है, जब इधर का जो स्टेरोसिलिया में जब इतना सारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी करंट आना शुरू होता है, तो क्या होता है ये भी एक्टिव हो जाता है। और जिस डायरेक्शन में इसका जो सेंटर का जो डायरेक्शन होता है, ये जो हमें डायरेक्शन बताता है, तो ये लिंक होता है हमारे बॉडी का जो डायरेक्शन होता है उसके डायरेक्शन, यानी कि फेस जो लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक और लेफ्ट राइट, तो ये इससे वो लिंक होता है। ये जो 2 सर्कल है एक पोजीशन में रहेगा, जैसे हम आगे की तरफ फेस, उसका एक हमारे फेस के फ्रंट बताएगा और एक पीछे बैक, तो जैसे हम हेड करेंगे तो सेंटर का पोजीशन भी उसी तरह मुड़ जाएगा। मतलब हमारा एक्शन वो जो ये मूवमेंट बैलेंस जो वहाँ से हो रहा है, मेन यही बैलेंस बनाता है। कौन? वेस्टिबुलर सिस्टम। तो ये जो बैलेंस है, तो हमारे ये फेस के मूवमेंट पे वो सेंटर का जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है। यानी कि उसके सेंटर में जो वो 2 सर्कल जो बना हुआ है, उसका जो एक ट्यूबुल से अंदर गया, तो ये जो है ये हमारे मूवमेंट यानी एक डायरेक्शन बताता है। तो वो डायरेक्शन कांस्टेंट है, वो हमारे ऊपर कांस्टेंट है, हमारे फेस के ऊपर कांस्टेंट है। यानी हम जिस डायरेक्शन में फेस करेंगे वो उसी डायरेक्शन से मुड़ेगा, यानी फ्रंट बताएगा, बैक बताएगा, या तो कोई एक पोजीशन वो फिक्स है, उस पोजीशन को वो बताएगा। यानी हम लेफ्ट इधर मुड़े तो वो भी मुड़ जाएगा। तो क्या हुआ, तो वो डायरेक्शन बताने का काम करेगा सेंटर, एक फिक्स डायरेक्शन कि ये तो यही डायरेक्शन है भाई, हमारा फेस एक ही फेस के डायरेक्शन में हम रहेंगे। तो वो एक डायरेक्शन बता दिया, हमारा इंटरनल डायरेक्शन बता दिया। यानी कि हम फ्रंट फेस को वो डायरेक्शन माना, जैसे कि हमारे वो मैग्नेट में क्या होता है, डायरेक्शन बताता है, वो कैसे भी रख दो वो डायरेक्शन बताएगा कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो ये डायरेक्शन यहाँ तो हमारा बताएगा, क्योंकि उसके तो पूरे एरिया हम ही हैं। तो वो हर पार्टिकुलर आदमी का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार वो फेस पे एक डायरेक्शन है उसको वो फॉलो करेगा। तो ये बीच का हो गया। तो ये सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूबुल्स हो गया, जो कि एक डायरेक्शन में फिक्स रहेगा। किस डायरेक्शन में फिक्स रहेगा? हमारे फेस के डायरेक्शन से फिक्स रहेगा। वो अंदर का डायरेक्शन हमारे फेस से बाहर का डायरेक्शन लेगा, फेस के थ्रू। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन तो मिल गया अंदर कि भाई ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को सबको फॉलो करना है।
तो अब एक डायरेक्शन मिल गया। अब यहाँ पे एस्टरोसिलिया में जो आयंस जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अब उस डायरेक्शन को कौन कैच करेगा? तो उस डायरेक्शन को कैच करेगा ये जो चारों तरफ से जो ये जो छोटे छोटे पेयर में जो सर्कल हैं, उसके ऊपर जो आर्म्स लगे हुए हैं काफ़ी हल्के, वो चार्ज हो जाएंगे क्योंकि वो आयन चार्ज है, तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जिस डायरेक्शन में एस्ट्रोसेलिया मूव किया हुआ है, जिस डायरेक्शन में जो एस्ट्रोसेलिया के जो है वो मूव है, उसके जो आयन है नीचे के हैं तो वो नीचे की तरफ दिखाएगा। अगर ऊपर की तरफ है तो वो ऊपर की तरफ दिखाएगा। अगर वो जिस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन है तो ये वो डायरेक्शन फॉलो करेगा इसका। तो ये डायरेक्शन हमें कहाँ का दिखा रहा है? ये डायरेक्शन हमें बाहर का दिखा रहा है। डायरेक्शन को बताएगा कि जो हम डायरेक्शन समझ पाते हैं कि कौन कहाँ से डायरेक्शन आ रहा है, तो ये सेंटर वाला क्या है, हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करेगा कि हम फेस किधर रख रहे हैं, उसी डायरेक्शन में रहेगा। और इसके चारों तरफ भी है जो कि इसी डायरेक्शन में रहेगा, साथ में सेंटर वाले के साथ, लेकिन उसके ऊपर जो आउटर डायनेस आर्म लगे हुए हैं वो रहेगा एस्टेरोसेलिया के डायरेक्शन में। वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन से अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमें बाहर का जो सर्कल का जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन से हमारा जो आवाज़ आ रहा है, किधर से आ रहा है, कि ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, तो एस्टेरोसेलिया उसी तरह से मूव करेगा। और इसके जो रेडियल स्पोक्स के जो आर्म्स है वो भी उसी तरह मूव करेंगे। तो क्या हुआ, हमारा एक फिक्स पोजीशन पता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन से मूव करता है। तो नॉर्मल हम ये करते भी हैं, हम जिधर देखते हैं जैसे ही चेंज करते हैं तो हमारा क्या है, साउंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। पीछे से आवाज़ आ रहा है तो जैसे ही पीछे आते तो पीछे वाला आवाज़ हमारे फ्रंट में आ जाता है, और आगे जो फ्रंट का आवाज़ है वो बैक में चला जाता है। तो किस पे डिपेंड करता है, हमारे हेड के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो वो जो सेंट्रल दो सिंगल ट्यूबल्स में है, तो वो हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करता है, उसी डायरेक्शन में हमेशा टिका रहता है। और बाकी चारों तरफ के जो आर्म्स लगे हुए हैं पेयर ट्यूबल्स में, तो वो इंडिकेट करता है आउटर डायरेक्शन को एस्टेरोसेलिया के थ्रू। तो इस तरह का होता है। तब अब ये डायरेक्शन इसे मिल गया और करंट जो मिला, तो जिसके कारण से इसमें बहुत सारे रिएक्शन हुए और वहाँ पे क्या है, ग्लूटामेट हुआ, और ये जो वेव बना यहाँ पे, जो जैसे ही ये जो मूवमेंट हुआ, इसमें करंट हुआ, वो वेव बना, और उस वेव से इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ, बाहर ट्रांसफ़र हुआ, और वो ग्लूटामेट ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको, उस सिग्नल को कैच किया, और यहाँ से क्या है, उसको दोनों टाइप के जो सेल हैं, दोनों टाइप के सेल को सब रिसीव करके ले गया, कहाँ, CN8 में हो जाएगा। तो ये तो पता चल गया डायरेक्शन कैसे पता चलता है। अब हमें डिस्टेंस भी पता चलता है कि कितने दूर से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये कैसे पता चलता है, तो ये हमें पता चलता है किससे, साउंड का जो वेव लेंथ होता है, वो फोर्स का जो लंबाई होता है, उससे हमें डिस्टेंस समझ में आ जाता है। उसका डिस्टेंस हमें बताता है कि हमें कितनी दूर से आवाज़ आ रहा है। अगर छोटा डिस्टेंस है तो आसपास से आ रहा है, उसका डिस्टेंस भी होता है, तो वो डिस्टेंस हमें वेवलेंथ का डिस्टेंस बता देता है, फ्रिक्वेंसी का डिस्टेंस बता देता है, उसका जो जगह चेकता है, उससे हमें समझ में आता है कि आवाज़ कितनी दूर का है। तो मेनली इस तरह से हम क्या है, कोक्लिया के थ्रू आवाज़ को, नॉर्मल साउंड वेव को, यानी बड़े साउंड वेव को, जो बड़े फोर्स को छोटे फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो फिर अब नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा, कैनियल नर्व 8 में जाएगा। तो कैनियल नर्व 8 क्या है, मेडुला में होता है। वहाँ से वहीं पे क्या है, अब यहाँ पे क्या बैलेंस का भी हो रहा है, बैलेंस हमारा मैच हो रहा है किसके बेसिस पे, हेड के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो वेस्टिबुलर सिस्टम का जो नर्व है वो भी ट्रांसफ़र होगा, और उसी CN8 जो है उसमें जाएगा, उसके थ्रू दोनों ईयर का जाएगा, और उसके थ्रू फिर वहाँ पे सारे नर्व जो भी हैं वो वहाँ पे जाएंगे, और उस तरह से वहाँ पास होने के पास ये क्या है, गैंग्लियन नर्व है, जो कि ये अब पहुँचाएगा ब्रेन में फाइनली।
तो ब्रेन में कैसे पहुंच जाएगा, तो यहाँ से अब पहुंचेगा ये अपना क्रेनियल नर्व जो होता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे होगा, ये मेडुला है, मेडुला से ऊपर पोन है, तो पोन से गुजरते हुए फिर जाएगा इन्फेरियर कॉलिकुलस, तो ये वहाँ से लेके जाएगा, तो यहाँ पे दोनों कान का जो है उसको मैच कराएगा। दोनों कान में लगभग एक में कम, तो अगर इधर डायरेक्शन में है तो इधर भी सुनाई देगा, लेकिन इधर कम सुनाई देगा, इधर ज़्यादा सुनाई देगा, इधर कम, तो दोनों का जो है 360 मतलब बराबर ही सुनाई देता है, एक में कम एक में ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि इधर कम इधर अलग सुनाई देगा, इधर दोनों कान में एक ही आवाज़ सुनाई देगा। तो उसके वाइब्रेशन को मैच करेगा दोनों को, और ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से दो फ्रीक्वेंसी आया उसको वो मैच करेगा, मैपिंग करेगा, यानी कि टोनोटोपी का फंक्शन होगा, जो उसको जो हम वाइब्रेशन है जो भी है उसको सबको मिसमैच उसको तालमेल बैठाएगा, सबको एक करेगा, और यहाँ से जो बैलेंस का जो वेस्टिबुलर सिस्टम का जो नर्व से जो आ रहा है उसको भी डाइवर्ट करेगा। ये 4 पार्ट में इसके नर्व बढ़ जाते हैं बैलेंस वाले। एक चले जाएंगे आई के पास, आई का जहाँ मूवमेंट हो रहा है, हर अलग अलग पार्ट में, जैसे लोअर है तो लोअर में चला जाएगा, अपर, इस तरह से चारों तरफ बढ़ जाएंगे कि किस तरह से बैलेंस करना है, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उस तरह से वो वेस्टिबुलर सिस्टम का जो भी फंक्शन का जो आ रहा है वो सब भी यहीं से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ से जो है मेनली जो हियरिंग का काम है, यहाँ से सब दोनों कान का मैच होगा, उसके फ्रीक्वेंसी में सबका बैठेगा, और यहाँ से जाएगा कहाँ पे, टोनोटोपी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही ये फंक्शन कर रहा है, कोक्लिया से ही ये काम कर रहा है, लेकिन स्टेप बाय यहाँ पे थोड़ा साउंड वेव को जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज किया, तो यहाँ पे एक स्टेप हुआ टोनोटोपी का। फिर अब क्या है, अब इन्फेरियर कॉलिकस में, तो यहाँ पे क्या है, दोनों कान के वाइब्रेशन को मैच किया, क्या है कैसे कहाँ पे है इसको किया। अब यहाँ से जो है ये यहाँ पे टोनोटोपिया, यानी कि ट्यून को और अच्छा करना, उसको शार्प बनाना, तो ये यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ। फिर यहाँ से अब जाएगा कहाँ पे जाएगा, यहाँ से ये जो गैंग्लियन नर्व सेल्स है ये जो लेके जाएगा CN8 का जो नर्व सेल है ये लेके जाएगा मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा अब दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पे जो ये मैसेज है एक जो पूरा आ रहा है, हमारा क्या है, हम जो सुन रहे हैं वो कुछ ना कुछ हमारे वाइब्रेशन बन रहा है, नहीं भी कुछ आवाज़ है, कुछ ना कुछ वहाँ वाइब्रेशन हल्का फुल्का जा रहा है, कुछ ना बन रहा है, तो एक ना एक कुछ ना कुछ होगा, तो उसको वो कैरी करके। और यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे और फाइन टोनोटोपी होगा, इसको और छोटे साइज में हाई फ्रीक्वेंसी में किया जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी में नर्व जो जिस लैंग्वेज में समझते हैं नर्व सेल्स, उसमें और शार्प किया होगा इस सेल में, और छोटे में ट्रांसफ़र होगा, और यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और शार्प आवाज़ बनेगा। तो उस तरह से ये होके फिर इस सेल में जो कि मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है, इसमें जो सेल है इसके अंदर ये ब्रेन का पार्ट है, तो इसके अंदर ये सब फंक्शन होगा, और यहाँ से फिर ये ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, मेन प्राइमरी ऑडिटरी एरिया जो कि सेरिब्रम कॉर्टेक्स में होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो है ये यहाँ से रेडिएशन जो ये है दो जगह बनेगा, दो कान का अलग अलग बनेगा, लेकिन दोनों का जो आवाज़ फ्रिक्वेंसी है सब मैच रहेगा, और जो जैसा है उस तरह से आके वो जो हमें सुनाई दे रहा है आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे टोनोटोपी जो होता है ये होता है, इसमें अलग अलग टाइप, अलग अलग तरह का आवाज़, अलग अलग आवाज़ को जो हम देखते हैं वो तो एक पूरा जो हम सुन रहे हैं, जैसे हम पूरा देख रहे हैं तो उसको कभी हम ध्यान नहीं देते, वो लेकिन बना हुआ है, हम जब चाहेंगे फोकस करेंगे देख लेंगे, तो आवाज़ हमें सुनाई दे रहा है, आ रहा है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे ही हम उस पर फोकस करते हैं तो वो जो है हमारा इसमें 2 पार्ट में बटा होता है, A1 A2। ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो होता है, जो फाइनल जहाँ पे आया, जहाँ पे रिसीव करने के बाद मेन सेल जो होता है, ये जो नर्व सेल्स का जो ये मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो रिसीव किया, यहाँ पे ये फाइबर, इसमें जो न्यूक्लियस का जो फाइबर है उसके थ्रू वो कहाँ पहुँचा, सेल में,
ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचा। तो यहाँ पे जो अब है इसमें 2 पार्ट होता है, A1 A2। तो A1 में जैसा है वैसा आके फिट हो गया कि भाई ये है। लेकिन अब हम जिस आवाज़ में फोकस करेंगे तो A2 का जो एरिया है, A2 के एरिया में टुकड़ों में बटा हुआ है जितने टाइप का आवाज़ आ रहा है, 6 टाइप का आवाज़ आ रहा है जो है। तो हम जिसकी आवाज़ में फोकस करेंगे, ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम A2 ब्रेन के वो A2 एरिया में फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे आएगा और उस चीज़ को हम सुनाएं। जैसे हम एक टाइप का आवाज़ नहीं सुनाई देता, जैसे कभी बर्ड का आवाज़ आया, कभी कुछ टीवी का आवाज़ आ रहा है, कभी खाना बनने का आवाज़, कोई पेन का टक टक कुछ, तो इतने तरह की। तो उसमें से जो टोनोटोपी जो होता है ये अलग अलग वाइब्रेशन, अलग अलग आवाज़ को मैच कराता है, अलग अलग आवाज़ को इकट्ठा करता है। तो मेन ये जो प्रोसेस है, तो ये जो एक टोनो है जो है वो रख दिया। अब A2 एरिया में क्या है, अलग अलग जो आवाज़ है वो रखा, तो वो मेनली 6 टाइप के ही आवाज़ हमारे ब्रेन में होता है। तो हम 6 तरह का आवाज़ हम सुन पाते हैं। तो ये जो हमारे में टोनोटोपी जो टाइप होता है 6 टाइप का होता है। 6 टाइप का आवाज़ अलग अलग वाइब्रेशन का आ रहा है, तो हम ध्यान देंगे। तो अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमें लगेगा कि शोर है, वो नॉइज़ है। आवाज़ आएगा लेकिन वर्ड के फॉर्म में नहीं आएगा, वो नॉइज़ के फॉर्म में आएगा, उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना है तो वो लगेगा, जैसे कभी भीड़ में जाओ तो लगता है क्या शोर शराबा है। तो इसीलिए इतने अलग अलग टाइप का आवाज़ हम नहीं ले पाते हैं, तो वो हमें शोर शराबा लगता है हल्ला मच रहा है, नॉइज़ है, ये है। और ज़्यादा हाई है तो वो भी नॉइज़ लगता है, और ज़्यादा लो तो पिक ही नहीं कर पाता हमारा कान। तो इस तरह से क्या है कि हम आवाज़ को सुन पाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, हमारा वाइब्रेशन क्या है आता है ईयर के थ्रू मिडिल ईयर में जाता है। मिडिल ईयर नॉक करता है किसको, इनर लेयर को, इनर लेयर में लॉक करता है तो कोक्लिया मिलता है। कोक्लिया में क्या बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, वो वाइब्रेट करता है कि फ्लूइड के बेसिस पे। ये फ्लूइड कैसे वाइब्रेट करता है, तो ये ओवल विंडो है उसके थ्रू वो वाइब्रेट होता है। तो उसके कारण बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो ये सेल होते हैं, साउंड रिसेप्टर सेल्स 2 टाइप के होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, और उसके वाइब्रेशन से वो जो साउंड वेव है वो चेंज हो जाता है नर्व सिग्नल्स में, और नर्व सिग्नल से ट्रांसफ़र होके कैनियल नर्व 8 के थ्रू वो हमारे कहाँ जाता है, इन्फेरियर कॉलिकुलस न्यूक्लियस में, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होके मेन जो होता है, ये जो क्रेनियल नर्व जो होता है ये वहाँ पे जाके ख़त्म होता है, कहाँ पे, मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जाने के बाद वो मेन सेल में जाता है, और वहाँ से रेडिएशन हो जाता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और वहाँ से हम आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। और ये सब बस कुछ ही मिली सेकेंड में हो जाता है, इतने ही मिली सेकेंड में हम इस आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो इस तरह से हमें समझ में नहीं आता है कि आवाज़ हमें आराम से हम सुन पाते हैं, कि लगता है कि नहीं हम तो सब आवाज़ को सुन रहे हैं। लेकिन वो जो मिली सेकेंड है, जो 20 से 25 मिली सेकेंड का जो होता है, इतने के दौरान में ये सारा फंक्शन हो जाता है। तो इतना कम समय में होता है कि हम मैनिपुलेट ही नहीं कर पाते, और हमें सब लगता है कि हम बराबर सुन पा रहे हैं। लेकिन उससे छोटा में अगर होगा तो हम नहीं सुन पाते हैं। तो इस तरह से क्या है, हम किसी भी साउंड को सुन पाते हैं, कोई भी वेरिएशन जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी साउंड वेव क्रिएट हुआ, जो हमारे कान तक पहुंच गया वो हमारे तब वो हम सुन पाते हैं, और जो नहीं पहुंच पाता उसको हम नहीं सुन पाते हैं। तो यही है क्या कि हम कैसे सुन पाते हैं कोई भी आवाज़ को, साउंड को। सो धन्यवाद।